अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज का शो हमारा 3 सेगमेंट्स पर मुहित होगा। सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से, जिनसे हम बात करेंगे लोधरा ट्रेन हादसे से मुतालिक, एहतसाब कानून में मुजवजा तरमीम से मुतालिक, फौजी अदालतों के खात्मे और पनामा केस से मुतालिक और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से। इसके बाद हम बात करेंगे कमसिन बच्ची मुलाजमा तैयबा से मुतालिक भी, और ऑस्ट्रेलिया के हाथों कौमी टीम को होने वाले फाइट से मुतालिक भी बात होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे शेख रशीद अहमद साहब की तरफ। शेख साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब, लोधरा ट्रेन में का जो हादसा आपने देखा गुज़श्ता रोज़, 8 अफराद जामा हो गए, 7 मासूम बच्चों समेत। साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि 1-2 अफराद की वजह से पूरी रेलवे की जो मिनिस्ट्री है, पूरा जो महकमा है, उसे बदनाम नहीं करना चाहिए। 1-2 अफराद की गलती हो जाती है, अभी उसको भी हम असर्टेन कर रहे हैं कि उनकी गलती है भी कि नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को आप? सर जी, यहाँ गरीब के बच्चे मरने के लिए पैदा हुए। हमारा बच्चा दूध पीता है तो मरता है, हमारा बच्चा दवाई खाता है तो मरता है, हमारा बच्चा स्कूल जाता है तो मरता है, हमारी माएँ अस्पताल में जाती हैं तो ठंडे फर्श पे बाद तड़प के मरती हैं। ये मुल्क बना पनामा लीक्स के डाकुओं के लिए। और जो हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी, इनके तो तोते भी जहाज़ों में आए थे, इनके तो पालतू परिंदे भी जहाज़ों में आए थे। हमसे जो माँ बहन की इज्जतें लुटवा के आए और जानों पे गर्दनों पे छुरियां फिरवा के आए, तलवारें खा के आए, इनको क्या गर्ज है इस सारे मसले से? रेलवे में करप्शन दर करप्शन है, करप्शन दर करप्शन है। सारे सिग्नल्स में अभी करप्शन हुई है। और ये साहिवाल में जा रहे हैं, वो पावर प्लांट जो सैफुर रहमान वाले में, कराची से कोयला जो है, इंपोर्टेड कोला, पाकिस्तान का कोला नहीं, $1 बिलियन चाहिए सालाना। और रेलवे का स्ट्रक्चर चाहिए, इनके बाप से नहीं चल सकता। हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों फाटक बन चुके हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं लोग रेलवे को क्रॉस करके, बिल्डर आ रहे हैं, पैसे देके अपना रास्ता ले लेते हैं। शेख साहब, हजारों की तादाद में। देखें, ये रेल जो है ये तबाह हाल है। ये चीन आके देखें, ठीक कर सकता है। मैं जब वजीर था तो मुझे उस वक्त सी पैक नहीं था जी, लेकिन मैंने खंजराब तक, हवेलियां से खंजराब तक मैंने इसका सर्वे कराया जी, जर्मन से भी कराया, पाकिस्तान रेलवे से भी कराया। हजारों पुलियां, हजारों पुल हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। इनमें इतना तपड़ नहीं है, इनमें ख्वाजा साद रफीक सिर्फ बातें कर सकता है, रेलवे को वक्त नहीं दे सकता। और इमरान खान ने ठीक कहा है कि ये नवाज शरीफ के दिफा में लगे हुए हैं, इन्हें रेलवे की क्या फिक्र है। रेलवे तबाह हाली, जम्मू हाली का शिकार है। और इनके दौर में ये बड़े बागड़ बिल्ले बने हुए हैं और बड़े अपने आप को जमीन आसमान के कलाबे मंगा रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन है और अरबों रुपए का नुकसान है। रेलवे इनसे ठीक नहीं होने वाली। शेख साहब, साद रफीक साहब तो ये कह रहे हैं कि रेलवे अब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इस पे दिन रात लगे हुए, रेलवे को बेहतर बनाने के लिए। बहुत बेहतर हमने बना भी लिया रेलवे। 1-2 अफराद की गलती की वजह से पूरी रेलवे की मिनिस्ट्री को, पूरे रेलवे के महकमे को बदनाम नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं अभी हम सर्टन कर रहे हैं, बंदे गिरफ्तार कर लिए, जो ट्रेन का ड्राइवर था उसे भी, और जो सिग्नल पे जिस बंदे की ड्यूटी थी उसने ट्रेन का सिग्नल पहले डाउन किया है या नहीं, उसको भी सर्टन किया जा रहा है। अभी क्या रेलवे बना रहे हैं, सिग्नल्स गलत लगा रहे हैं, पटड़ियां चीन कौन सी लेके आएगा? इन लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं है, इन लोगों में वो तपड़ ही नहीं है कि इन्होंने रेलवे को चला सकना है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इन सिर्फ रॉयल पाम फार्म वालों से लड़ सकते हैं, ये उनका कब्जा ले सकते हैं, पता नहीं लिया कि नहीं लिया है। और अपनी स्कीमें चलाएं, ये अपनी रिहायशी स्कीमें डिफेंस वाली जो चलाएं, उन्होंने चलाना। रेलवे में कौन देखें, पहले तो सारे रेलवे का मुकम्मल सर्वे होना चाहिए कि जितने फाटक हैं, जितने गैर कानूनी फाटक हैं, सब बंद कर दिए जाएं। जितने फाटक कानूनी हैं उन पर 8 घंटे की ड्यूटी लगा दी जाए। इतनी बेरोजगारी है जी। 5 इलाके, गांव का लड़का यहाँ BA पास, MA पास लड़कियां 5-5 हज़ार रुपये गाँव में, वहां के गांव के लड़के को कहें भी 8-8 घंटे के बाद एक बंदा तो लगा होगा, 2 लगे होंगे, एक और लगा दें। और पगडंडियों की ये करें, पगडंडियों की कह रहा हूं, वो पुली जो छोटे छोटे नदी नालों के ब्रिज होते हैं, ये रेलवे जो है ये अंग्रेज बना गया, इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी। ना इनसे चलनी है, ना चलेगी, ना इनमें इतना तपड़ है और ना कैपेसिटी है। शेख साहब, आज आपने सुना होगा इसहाक डार साहब को कि एहतसाब कानून में तरमीम जा रही है, आज रात एक ऑर्डिनेंस भी आ जाएगा। उनका ये कहना है कि अब जो शख्स प्ली बारगेन करेगा, ना तो वो दोबारा से इलेक्शन लड़ने का अहल होगा, वो उस तरफ से भी ना अहल हो जाएगा, और इसके अलावा जो मुलाजिम है तो वो मुलाजमत के लिए ना अहल हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है बेहतर है ये तजवीज़, या फिर बिल्कुल ही प्ली बारगेन का कानून ही खत्म
होना चाहिए। ये अशकसोई वाली बात है, ये अशकसोई वाली बात है। इनके खुद नाम परसों डिस्कस होने हैं, एक एक सफ़े पे दस्तखत है इसहाक डार के कि हाँ मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की, मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। और ये जेल का सारा खाम माल है जो बाहर चाहता फिर रहा है और मिल मिला के कोर्टों से ये बरी हो जाते हैं। ये कोई बात है? एक एक सफ़े पे दस्तखत हैं। अगर इनके लोग दस्तखत करें तो वो ठीक है, और अगर गरीब का बच्चा किसी मसले में आ जाए तो उसके शनाख्ती कार्ड के दस्तखत ना मिले तो एक एक साल धक्के खाता है। सो ये कोई कानून नहीं है। इनको पता लग गया है कि सारी दुनिया पनामा लीक्स का एक घेरा तंग हो रहा है इनके। इसहाक डार का इसमें नाम होगा, परसों ये बहस होगी और ये सबूत के साथ कहा जाएगा कि जनाब ये मनी लॉन्ड्रिंग कराने वाले हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। सो ये बातें सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए कर रहे हैं, वरना अवाम में जग हसाई हो चुकी है और ये जलील और रुसवा हो चुके हैं। नहीं तो क्या तजवीज़ है, क्या होना चाहिए शेख साहब? एहतसाब कानून में प्ली बार्गेन बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। एहतसाब का जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से तैनात होने का फैसला दुरुस्त है। जरदारी क्यों वीटो करना चाहता है? एक ऑनेस्ट आदमी, यानी अपोजिशन जो इक्तदार से उतरती है उसने करप्शन की होती है, और हुकूमत जो आती है वो डरती है और खुद करप्शन के उसके केस होते हैं। ये बारी लग रही है, एक गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया, तीसरा नहीं आता वही दूसरा आता है। ये सब चोर मिले हुए हैं। एक ऐसे कानून की जरूरत है, ऐसे कानून की जरूरत है जो अपने बड़े लोगों से शुरू हो। ये व्हील कप चोरी करने वालों से, क्लर्कों से, डायरेक्टरों से, मैकेनिकों से, कंपाउंडरों से, उनके खिलाफ ना हो। पहली इंक्वायरी पनामा लीक्स की करें, पहली इंक्वायरी पनामा लीक्स की करें। फिर तो फिर जो कानून लेके आ रही है हुकूमत, ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, मुखालफत करेंगे इसकी? फिर आप? मैं क्या मुखालफत करूंगा? मैंने तो अभी देखा नहीं, आपसे सुन रहा हूं। मैं तो टीवी प्रोग्राम नहीं देखता, अखबार में आज कोई ऐसी खबर नहीं है, अखबार में पढ़ता हूं। नहीं, आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज इसहाक डार साहब ने, वजीर कानून जाहिद हामिद साहब भी उनके हमरा थे, अनुशा रहमान थी, दीगर। सर आज है ना, आज है बिल्कुल। अभी कानून देखें फिर उस पर बात होगी। सही। इसके अलावा फौजी अदालतों की बात की जाए तो वो आज से उनकी मुद्दत खत्म होगी। 2 साल के लिए ये फौजी अदालतें बनी थी शेख साहब, और इसलिए बनाई गई थी कि इस दौरान जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें अमेंडमेंट्स की जाएंगी, उसमें बेहतरी लाई जाएगी, ताकि वही सिस्टम इनकलकेट कर सके, टेररिज्म के केसेस को ले सके या फिर दहशतगर्दी से मुतल्लिक। अब ये तजवीज़ है कि शायद ये मुंतकिल किए जाएंगे केसेस एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को, जो कि पहले से वहाँ पे आपने देखा पॉलिटिकल केसेस काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। इमरान खान साहब आपके दोस्त हैं, उनके खिलाफ भी ATC में केस चल रहा है। तो हो पाएगा ये मामला बेहतर? सर जी देखें, फजलुर रहमान जैसे आलिम दीन ने कहा कि जी इन्होंने बेगुनाहों को फांसी लगाया है। अब क्या हो सकता है? कोर्ट तो नहीं बहाल हो सकती। अब फौजियों से, फौजी कोर्टों का वो और वक्त था, APC का वाकया था, कौम जज्बाती थी, फौज का प्रेशर था। अब ना फौज का प्रेशर है, ना कौम के जज्बात हैं, ना हुकूमत की इस सिलसिले में कोई सोच है। इसलिए भूल जाएं कि अब नवाज शरीफ के दौर में मिलिट्री कोर्ट होंगी, यही कोर्ट होंगी, इसी किस्म की कोर्ट होंगी, इसी से फैसले आएंगे। शेख साहब हमें एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शेख रशीद अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। आपने देखी है डेवलपमेंट्स जो 2-3 समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बड़ी वाज़ेह सी एक बात अभी तक जो हम देख रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ है, जिस तरह आपके वकील ने उसने कहा, नईम बुखारी साहब ने कहा जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, कि हमें सिर्फ नाअहली हम चाहते हैं जी इसहाक डार साहब की, वज़ीर-ए-आज़म साहब की और कैप्टन सफदर की। ये तो फिर आप आर्टिकल 62-63 की तरफ आ रहे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग है। क्या उसकी सजा यही है कि सिर्फ नाअहली, या उसकी बड़ी सजा होनी चाहिए उसकी? देखें अभी तो मुतालबा कर रहे हैं हम। मैं भी परसों, कल तो शायद परसों तो लगेगा केस नईम बुखारी के, मंगल या बुध को मेरी बारी आएगी। मैं एक डिफरेंट केस पेश करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि ये दीवार चीन है। अब ये पनामा लीक्स का केस, ये जजेस ही करप्शन का रास्ता रोक सकते हैं, और तो पाकिस्तान में फिर खाना जंगी होगी जी, फिर लोग मारेंगे, और फिर जब मारने की बारी आएगी तो बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे। सो इसलिए ये वक्त है, तकाजा है वक्त का कि इंसाफ मुहैया हो। चोरी भी उन्होंने की है और बरामदगी भी हम करवा के दे रहे हैं। अब कह रहे हैं निशानदेही तो हमने कर दी है, अब ये कह रहे हैं कागज़ भी हम ला के दिखाएं। अब वो कह रही हैं मरियम साहबा कि वो सारे डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने भी कहा है कि वो पेश कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड सी कि परसों से केस मेरा ख्याल है बेहतर फ़ज़ा की तरफ जा रहा है। उन्होंने भी अपने आर्गू करने हैं कि वो क्या आर्गू करते हैं, उसके बाद किसी फैसले पे पहुँचे।
शेख साहब, आप किन बुनियादों पे अपना केस बिल्ड करने जा रहे हैं? तहरीक इंसाफ तो अब उसने बता दिया अपना कि हमें 3 बंदों की नाहरी चाहिए सीधी सीधी, तो आप किन बुनियादों पे अपना केस बिल्ड करने जा रहे हैं? कोर्ट में ही बात करूं मैं भी, फिर ये तोड़ निकाल लेते हैं, ये बड़े तेज लोग हैं। मैं मंगल या बुध जिस दिन मेरी बारी आएगी, मेरा पर्चा आउट नहीं करना चाहते आप इसका? नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मेरा केस डिफरेंट स्टाइल का होगा पीटीआई से। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई से ये इख्तलाफ भी है कि अगर इसमें कमीशन बना तो पीटीआई ने कहा कि वो कमीशन में नहीं जाएंगे, मैं कमीशन में भी जाऊंगा जी। अच्छा, इसकी क्या वजह है? बस मैं समझता हूँ उन्होंने, उनका अपना फैसला है, मेरा अपना फैसला है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी ख्वाहिश है कि यही अदालत फैसला करे, इन केस ये कमीशन बनाने की तरफ जानते हैं, तो मैं कमीशन में भी पेश होऊंगा। खान साहब ने यह कहा कि केस 2-3 हफ्तों में निमटता हुआ नजर आ रहा है बज़ाहिर, तो आपको क्या लग रहा है कब तक, कितना टाइम लग सकता है? बज़ाहिर जनवरी, मेरा ख्याल है जनवरी में इस केस का फैसला आ जाएगा, और देखें जनवरी में क्या फैसला आता है, उसी में पता लगेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक और बड़ी अहम बात है शेख साहब, जो गुज़श्ता हफ्ते आपने सुना होगा, जावेद हाशमी साहब ने जो कुछ इंकशाफात किए। एक तो उन्होंने जुडिशल मार्शल लॉ का इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पे, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब का बयान दिया था अगस्त 2015 में कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने एक साजिश की थी, आप तो उस वक्त मौजूद थे खान साहब के साथ कंटेनर पे, क्या सारी बात हुई थी, माजरा क्या था? कोई बात नहीं हुई जी, जावेद हाशमी जाने और खान जाने, खान को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। अब उसने जवाब दिया तो वही इसका बेहतर जवाब दे। नहीं, कंटेनर और खान जाने मेरे सामने तो मैं अनोथ कहने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप कंटेनर पे मौजूद थे थ्रू आउट, हम भी कवर करते रहे, देखते रहे। कंटेनर पे तो नहीं होती थी, ज़ाहिर है मेरे सामने नहीं हुई, मैंने अनोथ आपको कहा मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। इसीलिए तहरीक इंसाफ का कोई 200 उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, कोई जवाब दे, मुझे इस सिलसिले में कोई खबर नहीं है। यानी आप इस किस्म की कोई भी जुडिशल मार्शल लॉ से मुतल्लिक या फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम की साजिश आप लाइल में बिल्कुल मुकम्मल, आपको कोई ऐसा इल्म नहीं है? नहीं। अच्छा, जरदारी साहब अब इस्लामाबाद में डेरे डालने जा रहे हैं, आज से वो इस्लामाबाद गालिबन पहुंच रहे हैं और यहाँ वो बैठ के कुछ सियासी मामला चलाएंगे, तो क्या लग रहा है किस तरफ जा रही पीपल्स पार्टी की सियासत शेख साहब? कुछ फर्क होगा? जरदारी बिलावल पे भारी हो गया है और जरदारी ने बड़ा गलत फैसला किया है। उसने असम्बली में आके साबित कर दिया वो नवाज शरीफ से मिला हुआ है, और ये सारी चोरों की टीम है। वरना मैं समझता था शायद बिलावल सड़कों पे आके पीपल्स पार्टी को भी शायद जिंदा करे और नवाज शरीफ के लिए भी चैलेंज बने। मैं तो समझता हूँ ये हाथ जोड़ी करने नहीं जा रहे, ये उनकी दोस्ती निभाने आए हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पीपल्स पार्टी और मुर्दा हो जाएगी सियासी तौर पे। आसफ जरदारी अपने आप को बचाने के लिए असम्बली में आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ किसी रगड़े में आ गए तो बचेंगे वो भी नहीं इंशाल्लाह। नहीं, कैसे? वो तो बाहर बैठे थे जरदारी साहब, फिर अपने आप को बचाने के लिए मुल्क में फिर क्यों आ गए वो? ज़ाहिर है बाहर उनका काम नहीं चल रहा ना, दौलत के ज़खायर और मंबे और ख़जाने यहाँ पे हैं, इसलिए उन्होंने यहीं आके अपनी दौलत को एंजॉय करना है। बाहर तो उनको वो लवाजमात हासिल नहीं जो पाकिस्तान में उनको रॉ मटीरियल मिल रहा है, जो उनके पैसे हैं, जो उनकी मिलें हैं, जो उनकी रॉ शुगर्स के कारखाने हैं, वो सारे यहाँ पे हैं। सही। दूसरा शेख साहब, तहरीक इंसाफ आपने देखा है कि अब वो अदालती जंग के साथ अवाम की अदालत में भी चली गई है, जलसे जुलूस भी शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ ने पब्लिक को मोटिवेट करना भी शुरू कर दिया है, जिस तरह से उनके मुख्तलिफ जलसे हुए, कुछ बारिश की वजह से कैंसिल हुए। आप भी कोई मूवमेंट सड़कों पर शुरू करने जा रहे हैं अवाम के पास, आप भी जाने का कोई इरादा रखते हैं या सिर्फ अदालतों पर ही रिलाई करेंगे? आपकी पॉलिसी क्या है? इंशाल्लाह जाएंगे, पनामा लीग से फारग हो जाए, सबसे बड़ी मूवमेंट हम ही चलाएंगे इंशाल्लाह। कौम देखेगी कि हमने जो कौम से वादा किया वो पूरा किया। हम ही जाएंगे, हम ही आएंगे मुल्तान में भी उनके गरीबों और मस्कीनों की मदद के लिए, लोधरा में भी, भावलपुर में भी। अवामी मुस्लिम लीग अवाम में जाएगी पनामा लीग के केस के बाद इंशाअल्लाह ताला। अब आपको नवाज शरीफ साहब मुद्दत पूरी करते दिखाई दे रहे हैं 2018 तक अपनी, या अब भी आपको लग रहा है कि वो उससे पहले चले जाएंगे? मैं क्या, मुझे नहीं दिखाई दे रहे जी। 20 करोड़ लोगों को दिखाई दे रहा है, दे। मेरे साथ कोई चले ना चले, मेरी को माने ना माने, मैं नवाज शरीफ को 2018 में नहीं देख रहा जी। नहीं देख रहे? उससे पहले ही क्या अर्ली इलेक्शन होता देख रहे हैं या क्या? जो भी हो, नवाज शरीफ नहीं होगा 2018। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बढ़ेंगे शो के अगले सेगमेंट की जानिब। वेलकम बैक। और अब बात हो जाए कम सिंध मुलाजिमा तैयबा की पुरस्रार गुमशुदगी से मुतालिक। 10 साल तैयबा 4 रोज़ पहले इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने के बाद अपने वालिदैन के हमरा
लापता है और तैयबा की तलाश का सिलसिला जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे अरबों रुपए की खतीर रकम से यहाँ पे तामीर किया गया, ये प्रोजेक्ट जो है इसके बावजूद इस्लामाबाद इतना गैर महफूज क्यों है? चूंकि आज ही इस्लामाबाद से समाजी कारकुन और शायर सलमान हैदर साहब लापता हुए हैं। क्या वजह है, क्यों इस्लामाबाद इतना गैर महफूज है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अहमद करार, सीनियर रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया शकील करार, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे तैयबा केस की, इसके बाद हम आएंगे इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जानिब से क्या डेवलपमेंट्स हैं अब तक। इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी कायम हुआ तैयबा की तलाश के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस ले रखा है। कोई पता लगा तैयबा कहाँ है, किस तरह से उसको यहाँ से गायब किया गया इस्लामाबाद से? देखिए, इसमें एक बात तो वाज़ेह है कि ऑफिशियली इस बच्ची के हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुख्तलिफ चीज़ें ज़राए से चल रही हैं। और हाँ, इतना है कि एक DIG ऑपरेशन काशिफ आलम की सरबराही में एक 6 रुकनी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है और पुलिस ज़राए के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ जगह छापे मारे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, जड़ावाला, इस्लामाबाद, पिंडी में भी, लेकिन बच्ची ऑफिशियली अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बाज़ राय ये भी बता रहे हैं कि 3 तारीख को जब बच्ची कोर्ट में पेश हुई थी और उसके एक वारत होने के दावेदार शख्स ने बयान अल्फी जमा कराया, उसके सबाब से बच्ची गायब है। अच्छा। बच्ची कहाँ है अभी तक ऑफिशियली कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि पुलिस या तो बच्ची तक पहुँच चुकी है या उन्होंने उसको कहीं महफूज रखा हुआ है। फिर वो डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? देखिए, उसमें कुछ कानूनी मामलात भी हैं, क्योंकि जारी बात है, ये तो अगर मीडिया पर ना आता, सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ना लेता तो केस तो ख़त्म था। बिल्कुल, ये केस तो दोबारा उठाया मीडिया ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया तो केस दोबारा जिंदा हुआ, वरना केस खत्म हो चुका था। तो राजीनामा हो चुका था। हाँ, उसमें वो तो खत्म हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसा, उसकी कानूनी हैसियत खत्म हो गई थी। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें जो छुपाई गई थी दानिस्ता तौर पे वो सामने आएंगी कि इसके पीछे वाकई ऐसा वाकया हुआ है, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, पुलिस का किरदार क्या था, वो वकीलों का क्या किरदार क्या था। तो बहुत सी बातें भी खुलनी है इस बच्ची पे। सर, मामला बड़ा है, बिल्कुल इसके पीछे काफ़ी सारे मुहरकात इसके हो सकते हैं। शकील, इस्लामाबाद में अरबों रुपए की रकम से सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया साल पहले। 1 साल अभी हुआ है कमोबेश इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए, तो बड़े दावे किए थे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कि अब इस्लामाबाद बड़ा महफूज है, हर चीज़ पे हमारी बड़ी नज़र होगी। तैयबा 3-4 रोज़ पहले इस्लामाबाद से लापता हो गई, ट्रेस नहीं किया जा सका, और उसके बाद आज समाजी कारकुन और शायर प्रोफेसर सलमान हैदर इस्लामाबाद से लापता हो गए हैं, उनका भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहे। तो ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इस्लामाबाद के लिए, कितना इसकी अफादियत क्या है फिर इस प्रोजेक्ट की? देखिए, मैं यहाँ इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूँ ताकि आवाम को मालूम हो कि इस प्रोजेक्ट असल में है क्या। सरकारी तौर पर दावे तो बड़े हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट के। 2009 में ये इसका आगाज़ हुआ था, MOU साइन हुआ था, उसके बाद बड़े इस पर डिस्प्यूट उठे, फिर 2014 में मौजूदा गवर्नमेंट ने, हाँ, ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 2014 में इस पर स्टेप लिया था और वही रकम कोई 12 अरब रुपये की लागत से बनता है। 1950 कैमरे यहाँ नस्ब करने का एक मनसूबा बाकायदा तौर पर शुरू हुआ था। इसका इफ्तिताह जून में हुआ, 6 जून को इसका इफ्तिताह हुआ था और गुज़श्ता साल। तो ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को। अभी तक इस प्रोजेक्ट में 1950 कैमरे जो नस्ब होने थे वो पूरे नहीं हो सके। अंदाज़न कितने हो गए अब तक? लगभग कोई 16, 1650, 1700 के लगभग है। वो भी अच्छा। अभी सारे फंक्शनल नहीं है, उसमें बहुत से टेक्निकल फॉल्ट आ रहे हैं। एक उसमें टेक्निकल फॉल्ट सबसे बड़ा आ रहा है कि ये कैमरे दिन के वक्त एक मखसूस रेंज तक काम करते हैं, लेकिन रात के वक्त ये कैमरे लाइट ना हो तो काम नहीं करते, इतने इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आपने अगर देखा हो ना तो मुख्तलिफ जगह पे कैमरों के साथ जो फ्लैश लाइट ने स्पार्क करना था ताकि उस ड्राइवर की फोटो बन सके, उसकी रिकॉर्डिंग हो सके, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पुलिस हुकाम जो कहते हैं कि वो लाइट जलती रहती है, जल रही होती है, उससे उल्टा उस ड्राइवर को जो उसकी आंखों पड़ रही है उससे नुकसानदेह है। बिल्कुल, काफी ज्यादा जब आप गुजरते हैं तो आंखें चुनिया जाती हैं, आपकी नजर कुछ नहीं आता, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। इस पे पुलिस हुकाम इस बात को मानते हैं और कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि उस जो टेक्निकल फॉल्ट है उसको दूर किया जा सके, लेकिन अभी तक वो दूर नहीं हुआ है। कई मकामात पर लाइट जल रही होती है। तो इससे इस कैमरों की मदद से अब तक 6 माह में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक 107 के 117 केसेस ट्रेस हुए हैं, और वो भी गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी के। अच्छा, कोई बड़ा केस इससे ट्रेस नहीं हुआ है। ठीक ठीक, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है उस तरह से हेल्प नहीं जिस तरह से तवक्कुआत थी, जिस तरह से दावे किए गए थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम को जो वाइट वॉश हुआ है कैंगरूज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और अब बात हो जाए सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त जो हुई है आज ऑस्ट्रेलिया के हाथों। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीनों टेस्ट मैचेस हारा है और वाइट वॉश किया है कैंगरूज ने शाहीनों को इस टेस्ट सीरीज में। और सिर्फ ये नहीं बल्कि न्यूजीलैंड में भी देखा गया तो पाकिस्तान टीम ने काफी मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। क्या वजूहात हैं? हमारी टेस्ट क्रिकेट टीम जो है चंद ही माह के अंदर टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर से 5वें नंबर पर क्यों आ गई है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहसिन हसन खान साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच भी रहे। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। क्या वजूहात देखते हैं? सबसे पहले तो आज के मैच पे हम एनालिसिस कर लेते हैं, आपका ले लेते हैं कि क्या वजूहात हुई इस सिडनी टेस्ट में कौमी टीम की शिकस्त की? समर, देखिए आपने इंट्रोडक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि न्यूजीलैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, वहाँ से मैं शुरुआत कर लेता हूँ कि जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टूर पे हम जा रहे थे तो मैं ऑनेस्टली ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम अब उतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं रही है जितनी 4-5 साल पहले थी, और यही ऑस्ट्रेलिया की है, और पिचेस भी अब वो नहीं रही हैं। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि, और मैं कह रहा था कि हालांकि मैं यहाँ एक बात कहता जाऊँ कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 4 लड़के हैं, मैं भी नाम नहीं लूँगा, सब जानते मैं किनका कह रहा हूँ, वो टीम में ज़रूर होना चाहिए थे जो सिलेक्शन की हमारी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन चलिए, उसके बावजूद मैंने कहा था कि टीम इतनी अच्छी है कि हम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अब वो पिचेस नहीं है समर जो हुआ करती थी आज से 7-8 साल पहले। 10 बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस होता, आपने नोट किया होगा बिल्कुल कि यहाँ पे ब्रिस्बेन में और मेलबर्न में और इवन यहाँ ये जो 3rd टेस्ट मैच यहाँ हुआ है हमारा, सॉरी मैं भूल रहा हूँ नाम, अभी जो मैच खत्म हुआ है हमारा तीसरा सिडनी में हुआ है। सिडनी में यकीन कीजिए, हाँ यकीन कीजिए, ब्रिस्बेन और ख़ास तौर पे मेलबर्न में तो ठीक ठाक बाउंस होता है, वो भी अब आपने नोट किया, इवन यूएई से बाउंस जो था वो नीचे था। तो जो मुझे हारने की वजह नज़र आई है, एज ए टेक्निकल मैं बात करूँगा कि प्लेइंग 11 आपने सही नहीं खिलाई, मेक शिफ्ट आप ओपनर के साथ खेल रहे हैं, आप 3 आपके पास यहाँ ओपनर्स यहाँ बैठे हुए थे, आप 3, और हमेशा जब आप टेस्ट मैच में जाते हैं समर, इवन वनडे में, इवन T20 में अब तो होने लगा है कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों के साथ जाते हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। आप कौन से 3 ओपनर्स की बात कर रहे हैं मोहसिन साहब? मैं बात कर रहा हूँ अहमद शहजाद, शान मसूद और ये खुर्रम मंजूर की, 3 लड़के, खास तौर पे स्टार्टिंग फ्रॉम अहमद शहजाद, उन्हें प्रूव किया हुआ है, वो नहीं है। फिर उसके बाद जुनैद खान के साथ इन्होंने फास्ट बॉलिंग में पता नहीं क्यों ये ज्यादती कर रहे हैं, बिलीव मी और नॉट। और फिर इन्होंने उमर अकमल को भी शुरू में इग्नोर किया, खुर्रम मंजूर को इन्होंने इग्नोर किया, फवाद आलम को इन्होंने इग्नोर किया। लड़के बिलीव मी और नॉट लड़के हमारे पास हैं और ऐसे हैं कि रिप्लेसमेंट भी बन सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ से जिस टीम के साथ भी गए थे तो मैंने कहा था फिर भी ये टीम ऐसी अच्छी टीम है कि हम न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में भी हरा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अब वो बाउंस नहीं है। अप्रोच जो है, अब देखें क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो चुकी है, क्रिकेट का स्टाइल चेंज हो चुका है। आपने देखा डेविड वार्नर को किस तरह से वो T20 बनाया था उन्होंने, इस तीसरे टेस्ट मैच को आपने देखा कि किस तरह सेंचुरी की इन्होंने 78 बॉलों पे और 50 की 23 पे। डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं, बड़े स्कोर की तरफ टीमें जा रही हैं, तेज खेल रही हैं क्रिकेट को। हमारी तरह नहीं है कि 150-150 बॉलों पे 20-20 स्कोर कर रही है, यानी कि डिफेंसिव क्रिकेट नहीं हो रही है, यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट हो रही है और पॉजिटिव क्रिकेट हो रही है। तो क्या अप्रोच भी चेंज करने की जरूरत नहीं है हमारे कैप्टन को? नहीं, देखिए समर, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेट चेंज हो रही है, लेकिन आपको अपने हिसाब से खेलना पड़ता है। हम क्यों नहीं बना पाए? आपको पता है उसकी सिंपल सी वजह ये थी कि हमारी बॉलिंग जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर हो रही है, लेग स्टंप के बाहर हो रही है, मिडिल स्टंप पे हो रही है, तीनों जगहों पे हो रही है। उनके बॉलर्स को आपने नोट किया होगा, चाहे वो स्टार्क हो, चाहे हेजलवुड हो या उनके स्पिनर्स हों, वो आके आपको गुड लेंथ पे बीच में मिडिल एंड ऑफ स्टंप, मिडिल एंड स्टॉप ऑफ स्टंप आपको टारगेटेड बॉलिंग उनकी रही है, बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट, बिलीव मी नॉट, मैं समर अपनी टीम से कुछ चीज़ वो नहीं लेना चाह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द वीकेस्ट टीम हमने देखी है। इससे पहले इतनी तगड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया की होती थी, पिच में भी बाउंस होता था, पिच में कोई आपने देखा कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी बाउंस नहीं था, ना ऑस्ट्रेलिया की कोई ऐसी ज़बरदस्त टीम थी। वार्नर को, अगर आप वार्नर को क्या, आप किसी बैट्समैन को भी ऑफ स्टंप के बाहर, मैं मिसाल देता हूं आपको, वो जब हमारा गेंद छोड़ते थे तो हमारा गेंद 4थे या 5वें स्टंप पे होता था। हमारे बैट्समैन जब उनका बॉल छोड़ते थे तो वो बिल्कुल हमारे ऑफ स्टंप के साथ के पास से जाता था। दैट शोज कि वो कितना लाइन एंड लेंथ का ख्याल रख रहे थे। हमारी तरफ से प्रोफेशनलिज्म, देखिए गेम प्लान समर में एक और चीज बता, आप जब कोचिंग कर रहे थे तो हमने बड़ी फतवात हासिल की थी, जाके हमने इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हमने हराया, वाइट वॉश भी हमने किया।
श्रीलंका को हमने किया था, बांग्लादेश को हम हरा के आए थे, बल्कि इंग्लैंड को हमने खुद वाइट वॉशिंग इंग्लैंड को भी किया था, उस वक्त बड़ी बेहतरीन टीम थी इंग्लैंड की जी। तो अभी फर्क क्या कहाँ आ रहा है, कहाँ फर्क आ रहा है, डिफरेंस आप कहाँ देख रहे हैं? आप होते तो क्या करते? समर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और शुक्रिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने जब पाकिस्तान टीम के साथ एज ए कोच रहा तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी और पूरी कौम ने उसको सराहा। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। उसका मैंने कुछ नहीं किया था। यकीन कीजिए, जब हम लाहौर से जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि इंग्लैंड तो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, आप जीतना जो छोड़ दें, आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कहा चलें, आपको वक्त बताएगा। मैंने सिर्फ अपने लड़कों के साथ एक काम किया। मुझे पता था मेरे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। मेंटली मैंने लड़कों को तगड़ा किया और मैंने मिसबा के साथ मिलके और यूनुस को लेके साथ हम गेम प्लान बनाते थे। एक नहीं, 2 से 3 गेम प्लान, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, कि एक हमारा फेल हुआ ठक करके दूसरा प्लान डालेंगे, दूसरा फेल हुआ तीसरा डालेंगे, सामने वालों को सेटल ही नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली यही उन्होंने तो हमारे वही साथ मिसबा, वही यूनुस अभी भी टीम में खेल रहे हैं, तो क्या फर्क फिर क्यों आ रहा है? देखिए, आपका मैं इसको यहाँ मिसबा को सिर्फ ब्लेम नहीं करूंगा, यूनुस को। कोच का काम है ये। देखिए, कोच किसी के लिए बैटिंग या बॉलिंग नहीं करता। कोच का काम होता है प्लानिंग बनाता है, टीम में डिसिप्लिन पैदा करता है, टीम में फाइटिंग स्पिरिट पैदा करता है। आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, मुझे इतना अफसोस हो रहा था समर देख के कि मैच अभी पहला दिन है मैच का और सर गिरे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज डाउन है कि जैसे हमने तो मैच हार ही जाना है। ओ भाई, मैं आप ड्रेसिंग रूम में मैच में 1 इनिंग्स और 18 रन से शिकस्त खाने के बाद ज़ाहिर है मोराल तो बहुत टीम का डाउन था। यही तो समर, यही तो टाइम होता है कि जब प्लेयर या टीम गिरी होती है तो उसको उठाना होता है। उससे जब मैंने टीम को संभाला था, तोबा नाउजुबिल्ला, बड़ा बोल नहीं बोल रहा था, बहुत कंट्रोवर्सीज थी टीम में, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज जब भी मुझे दिया गया था और हार जीत भी ज़्यादातर हारे थी। उस वक्त मैंने लड़कों को जमा किया, मैंने कहा देखो बेटा, तुम लोग नंबर 1 टीम हो और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, हमें सब एक साथ। और मैंने लड़कों को, बिकॉज देखिए कोच एक बाप की तरह होता है, दोस्त की तरह होता है, भाई की तरह, और दुश्मन होता है उसका समर जो टीम के लिए जान न मारे। ये मैंने बात क्लियर की थी। इस तरह मैंने एक चीज और भी है, अभी हम आए हैं, अगर एनालाइज करें सिचुएशन को तो हम 1 से 5 पे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम पहुंच गए। आज हम रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। जब तक हम खेलते रहे दुबई अबू धाबी में खेलते रहे यूएई की विकेटों पे, तो वो हम विकेटें खुद बनाते हैं, स्लो विकेट्स पे खेलते हैं। ये बड़ा तासुर बड़ा आम है कि हम स्लो विकेट्स पे खेलते हैं तो हमारी क्रिकेट उस हिसाब से ढल चुकी है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बॉलर्स को भी, हमारे बैट्समैन को भी, हर शोबों में हम वहाँ पे जाके स्ट्रगल करते हैं। तो ये क्या यही वजह आपके नजदीक भी है कि हम स्लो विकेट्स पे खेल के, दुबई अबू धाबी की विकेटों पे खेल खेल के हमारी क्रिकेट खराब हो गई है, हम बाहर से अपनी क्रिकेट को हम अडॉप्ट नहीं कर पाए कंडीशंस को? देखिए, मैं अभी आपने, ठीक है, आपने बड़ा जेन्युइन सवाल किया है समर, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा था, अभी जो हमने तीनों जगहों पे, सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, तीनों जगह पे हमने देखा कि पिच जो थी बड़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए। बाउंस यूएई से, दुबई से कम बाउंस था इसमें, बिलीव मी और नॉट, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बात क्या थी, अप्रोच ये होती है। देखिए, अच्छा प्लेयर और अच्छी टीम वो होती है जो मुश्किल वक्त में वो करती है। अच्छा चले, मैं कहता हूँ यूएई से ज़्यादा बाउंस था, तो बॉलर्स ने क्या किया, हमारे बॉलिंग में गेम प्लान नहीं था कि हमने उनको कहाँ बॉलिंग। वार्नर का मैं कह रहा था, आप किसी भी बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर, स्मिथ ने कहा, मोहसिन साहब पिछले टेस्ट में आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्मिथ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि पाकिस्तानी बॉलर्स मुझे आउट करने की कोशिश ही नहीं की। अब आपने अभी नेगेटिव माइंडसेट से जा रहे थे कि हमने बस ड्रॉ करना है। अब देखिए ना, आपने तकरीबन मेरे सवाल का अपना पूरा जवाब दे दिया आपने। ये आप सोच रहे हैं, ये लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि जी ये मैच, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं वहाँ से, बॉडी लैंग्वेज हमारी गिरी हुई है। ये काम होता है कोच का, ये नहीं तो कोच आप क्यों, मैं कहता हूँ नहीं रखे इससे अच्छा आप कोच। अगर आपको कोच का काम होता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों को उठाना। कोच का ही है या कैप्टनसी का भी आप फॉल्ट देख रहे हैं? दोनों का, बिकॉज ये कोच और कैप्टन दोनों का होता है, एक नहीं कर सकता। कैप्टन को हाँ ग्राउंड पे जाके उसको जो प्लान बनता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं हो रहा होता, मैं जब कोच था बहुत दफ़ा मैं देखता था कि थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ हो रही है, फ़ौरन में मैसेज भिजवाता था किसी के ज़रिए, किसी बहाने पानी भिजवा दिया, कोई थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहा है उससे मैसेज भिजवाया कि ये नहीं, इस चेंजेस को यूँ करो। ये काम है कोच के। मैं शुरू में जब ये आया था, मिकी आर्थर आया, किसने शुरू में देखा, मैंने कहा, मैं इससे बड़ा मैंने तारीफ़ की थी कि ये तो बड़ी अच्छी मेहनत जान मार रहा है टीम के लिए। मुझे खुशी हुई थी देख के कि कुछ देने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन जो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर पड़ा
और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ समर, इतनी लो बाउंस की पिचेस और इतनी बैटिंग फेवर की पिचेस मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखी। उसके ऊपर यासिर शाह को आपने एक स्टॉक बॉलर बना दिया, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ यूज़ करना है, किस वक्त यूज़ करना है, फास्ट बॉलर को किस वक्त यूज़ करना है, किस एंड से किस बॉलर को लगाना है, किस अब जैसे स्मिथ का आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मैं हैरान था कि मुझे आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस नेगेटिव पॉलिसी से, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका, ये दो टीम्स हैं, इनके खिलाफ अगर जब भी नेगेटिव पॉलिसी के साथ जाएंगे वो आपको दबोच लेंगे, आपको इनके ऊपर अटैक करना पड़ता है। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता समर, अल्लाह के फजलो करम से एक बात कह रहा हूँ, ये टीम मेरे पास होती, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2-3 लड़के तो पहली बात तो मैं सही सिलेक्शन करवा के ले जाता, और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टीम में जो मौजूदा जो टीम हमारी है उसमें आप क्या देख रहे हैं, कौन से प्लेयर हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था, गलत सिलेक्शन हुई उनकी? देखिए इस वक्त मैं समर ये तो नहीं कहूँगा कौन नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे हिसाब से अहमद शहजाद टीम में होना चाहिए था 100%, जुनैद खान होना चाहिए था टीम में, अदनान अकमल होना चाहिए था, कामरान अकमल होना चाहिए, तो रन्स के अंबार लगाए हुए। आप किस बेसिस पे लड़कों को लेते हैं? अब जैसे ये 2 लड़के हैं, मैं आपको देखिए मिसाल दे रहा हूँ, ये जो बाबर आजम है, डोमेस्टिक की बेसिस पे आते हैं, डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, कामरान अकमल ने किया, इवन सलमान बट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सलमान बट बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लड़के आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आप पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक, एक तो चीज़ से मुझे लाही नफरत आती है देख के समर, कि जब नेशनल इंटरेस्ट आता है तो वहाँ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। आप सबसे पहले अपने मुल्क को देखें। जैसे मैं हमेशा, मेरा कॉल है जो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हमें भूल जाना चाहिए। और मैं जब कोच था और चीफ सेलेक्टर भी था, बिलीव मी और नॉट, मैंने एक बात हर लड़के को कह दी थी, यूनुस खान से लेके जूनियर मोस्ट तक के, कि जो लड़का टीम के लिए नहीं खेलेगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा टीम से, इसलिए कि ये मेरी तुम्हारी टीम नहीं है, ये 20 करोड़ आवाम की टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट सारे। मिसबाउल हक आपने देखा काफी ज्यादा अंडर प्रेशर नजर आए इस तीनों टेस्ट मैचेस के अंदर। बैटिंग में आप देखें, फील्डिंग में देखें, उनको काफी ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा था कि वो अंडर प्रेशर है काफी ज्यादा। उन्होंने रिटायरमेंट से मुताल्लिक एक बयान भी दिया पिछले टेस्ट मैच के बाद, जो कि आप उन्होंने वापस ले लिए, तो क्या मशवरा देते हैं मिसबाउल हक के लिए? ये रिटायरमेंट वाली बात कहने वाला था, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन में खुद कह दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज मैं मिसबाह और यूनुस खान 2 लड़कों से बहुत इम्प्रेस रहा हूँ, अभी हूँ कि ये एज में भी ज़्यादा हो गए, वो 42-43 का हो गया, ये 40 के पास पहुँचने लगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, इतने सिंसियर हैं। लेकिन मिसबाह का ये कि आज मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ, ये दूसरे दिन के, ये 1 दिन के बाद की, तो 2017 हो गया। आई मीन क्या चाइल्डिश बना है। और भाई खुदा के वास्ते देखिए, हमें एक काम करना चाहिए, सबसे बड़ी हर लड़के को रियलाइज़ करना चाहिए। मेरा मैसेज उस वक्त भी होता था कि बेटा अपनी इज़्ज़त पहले बनाओ, अल्लाह ताला दौलत शोहरत खुद ब खुद देगा। इज़्ज़त बनाओ अपनी, और इज़्ज़त बनाओ अपनी परफॉर्मेंस से और अपने एटीट्यूड से। इस वक्त मिसबाह अगर हो तो वो समझता था कि रिटायरमेंट, मैं अगर होता मैं तोबा नाउजुबिल्ला बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं मिसबाह और यूनुस को इस पोजीशन में नहीं आने देता कि वो रिटायरमेंट की सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं, या तो वो देते या नहीं देते और अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे होते। मैं कह रहा था मिसाल के तौर पर, जी नहीं, बाबर आजम के लिए कह रहा हूं, वनडे सीरीज आ रही है, उसके लिए क्या मशवरा देंगे टीम को? अच्छा, क्विकली एक बात कह दूं, जैसे मैं क्विकली एक बात टैलेंट की बात करता, बाबर आजम ने हालांकि इतने रन्स नहीं किए, बट वेरी टैलेंटेड बॉय, ही इज फ्यूचर ऑफ पास। शर्जील खान ये भी बहुत अच्छा है। वनडे के लिए जो आपने बात कही समर, देखिए मैं पहले भी कह रहा हूं, अब फिर शुरू में कहा था, मैं फिर कह रहा हूं, टीम बहुत अच्छी है। अब तो गेम प्लान टेस्ट और वनडे को छोड़ दें, T20 में आ गया है। अच्छे गेम प्लान के साथ जाएं बॉलिंग और बैटिंग में, और करेक्ट प्लेइंग 11 खिलाएं, जो प्लेइंग 11 डिज़र्व करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि पिच क्या डिमांड कर रही है, मौसम कैसा है, किस बॉलर को खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। पसंद नापसंद छोड़ें, अपनी अलग हटाएं इससे, हो पाकिस्तान का सोचे पहले। इस तरह अगर जाएंगे इस अप्रोच के साथ, अच्छे गेम प्लान के साथ, दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों में, और प्लेइंग 11 अगर ये सही खिलाएंगे, बिलीव मी नॉट, मैं अब भी कहता हूँ समर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है, ये बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकती है। सिर्फ यह है कि एक अच्छे गेम प्लान के साथ जाना होगा और पॉजिटिव क्रिकेट होगी, तभी जीत सकते हैं, आगे वनडे सीरीज में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @समर अब्बास। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।